हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कियान बोल रही होती है ली फैमिली से जुड़े हुए हर एक बंदे को मैंने कंपनी से बाहर कर दिया है, इससे अब टोनी स्टार्क ना मेरे ऊपर बहुत ही भरोसा करेगा। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आते हुए बोल रही होती है सीईओ कियान, एक बहुत ही बुरी खबर है, हमारे जो कंपनी के बड़े बड़े पोजीशन के लोग हैं ना वो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं और मैनेजर वांग तो अपने साथ में काफी सारे स्टाफ को भी लेके चले गए। उनका कहना है कि उन्हें हमारी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। कियान बोल रही होती है जिसको भी जाना है उसको जाने दो, हम किसी को भी रोकने वाले तो नहीं है। सेक्रेटरी बोल रही होती है लेकिन लोगों को जाते हुए देख के ना शेयर होल्डर काफी घबरा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट के अंदर से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालने का बोल रहे हैं। तभी असिस्टेंट को बाहर करते हुए कियान बोल रही होती है टेंशन मत लो, हम सब कुछ संभालेंगे। वैसे भी ये कंपनी टोनी स्टार्क है जो कि आज तक कभी फेल नहीं हुए। सेक्रेटरी के जाने के बाद में कियान बोल रही होती है मजा आ गया, अभी तो मैंने अपनी तरफ से कुछ किया भी नहीं और शैंटियान बबा धोना भी स्टार्ट हो गया। तभी जो कियान के ऑफिस का फोन होता है वो बजने लगता है। कॉल पिक करते हुए कियान बोल रही होती है यंग मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए था क्या? अगर आपको कुछ भी चाहिए था ना तो आपको मेरे को पर्सनल फोन पे कॉल करना चाहिए था, ये तो ऑफिस वाला नंबर है, आपने इस पे कॉल क्यों किया? अगर शैंटियान के नए सीईओ को उसके पुराने सीईओ का कॉल आएगा ना तो इसे गलतफहमी क्रिएट हो सकती है। मैं यहाँ पे अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि मेरा ली फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है, पर अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे ना यंग मास्टर तो फिर पक्का से दिक्कत हो सकती है। वैसे आपने मेरे को बताया नहीं कि आपने क्यों कॉल किया था। वैसे अगर आपके पास में कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो मैं अपना काम करती हूँ। चिढ़ते हुए ली जियामू बोल रहा होते सीईओ किया ना तो कुछ ज्यादा ही कमाल की हो, मैंने आपको एक कॉल कर दिया, आपने तो मेरे को बहुत कुछ सुना दिया। आप तो पहले दिन शो कर रही हो कि सेक्रेटरी कियान और सीईओ कियान में कितना अंतर है। कियान तो मुझे बोल रहे हो कि मेरे को तुम्हें कॉल करने के लिए पहले तुमसे परमिशन लेनी होगी और तुम्हारी टोन को ज्यादा ही लाउड नहीं थी। लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुमने यंग मास्टर से बात कर रही हो, किसी एम्प्लॉय से नहीं। तभी घबराते हुए कियान सोच रही होती है आखिर मैंने यंग मास्टर के साथ में कैसे बात कर ली। सच में सीईओ बनने के बातों में टोन ही चेंज हो चुकी है। वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर यंग मास्टर इस नंबर पे कॉल करते और जो यहाँ पे होती तो मैं अभी तक फंस गई होती। कियान बोल रही होती है यंग मास्टर मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करने दीजिए, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, आप मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं बस प्लेन को लेकर ना कुछ ज्यादा ही कंसर्न थी। ली जियामू बोल रहा होते तुम मेरे को चीजों को एक्सप्लेन करोगी, तुम्हें पता तुम्हें ना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे ये जो एक्शन है ना चीजों को काफी क्लियरली बयान कर रहे हैं। वैसे मैंने तुम्हें किसी जरूरी काम के लिए कॉल किया था, आखिर जो जिमी और डायरेक्टर जूहन को किसने फायर किया है? पहले मेरे को लगा कि इन लोगों को जुई ने फायर किया है, लेकिन जुई को तो पता ही नहीं है कि ये लोग मेरे लोग हैं और ये लोग आने के बाद से रेगुलरली बोल रहे हैं कि इन लोगों को फायर करने वाली तुम हो। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि इन लोगों को तुम फायर कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि दोनों के दोनों मेरे लोग हैं। फटाफट से मेरे को क्लियर करो कि आखिर इन लोगों को जुई ने फायर किया या फिर टोनी स्टार्क ने, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि तुम ऐसा काम नहीं करोगी। मेरे लोगों को फायर करके तुम्हें क्या मिलेगा? अगर ये कंपनी में रहते तो ये तुम्हारी हेल्प करते ना। कियान बोल रही होती है यंग मास्टर वो लोग ना गलत नहीं बोल रहे, सच में उन लोगों को मैंने ही फायर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को बेवजह फायर कर दिया, मेरे पास में ना उन लोगों को फायर करने की अपनी एक वजह है। आपको तो पता ही है कि टोनी स्टार्क ने मेरे को सीईओ की पोजीशन दे दी है और यहाँ पे सभी को पता है कि मैं आपकी सेक्रेटरी रह चुकी हूँ, तो इस कंपनी के बारे में हर एक चीज ना मेरे को सही तरीके से पता होगी। सीईओ की पोजीशन के बदले में ना मैंने उन लोगों के नाम की लिस्ट शो करी थी जो लोग आज भी ली फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। पर यंग मास्टर अगर मैंने ये काम नहीं किया होता ना तो मैं टोनी स्टार्क का ट्रस्ट कभी भी नहीं जीत पाती। सिर्फ मेरे इस एक एक्शन की वजह से ना टोनी स्टार्क मेरे ऊपर बहुत ही भरोसा करता है और उसने मुझे कंपनी को रन करने के लिए कुछ फंड्स भी दिए हैं। और वहीं वो जो कमीनी जुई है ना वो मेरे ऊपर काफी ध्यान दे रही है, वो मेरे हर एक एक्शन को ना काफी सही तरीके से नोटिस कर रही है। मेरा भी मन नहीं था कि मैं जिमी और डायरेक्टर फैंग को ना बाहर निकालूं, लेकिन उस कमीनी जुई की वजह से ना मुझे इन लोगों को निकालना पड़ा। पर यंग मास्टर इन सच्चों का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लेके लॉयल नहीं हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी लॉयल्टी हमेशा ली फैमिली के लिए ही रहेगी। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं शैंटियान को पूरे अपने कब्जे में कर लूँ, ताकि वापस जो इसकी ओनरशिप है ना वो ली फैमिली के हाथों में आ सके। मेरा इन लोगों को निकालने के पीछे ना और कोई मोटिव नहीं है, और वैसे भी जब मैं कंपनी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लूंगी तब तो ये लोग वापस आ सकते हैं ना। ली जियामू बोल रहा होते देखो मेरे पास में कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, तो मेरे को कैसे भी करके तुम्हारे ऊपर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। बस मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस भरोसे को ना तुम उस कुतिया जुई की तरह तोड़ो मत, क्योंकि तुम्हारी बेस्ट से ना एक तो गदा निकल चुकी है और मेरे को तुम्हारे ऊपर बिना कुछ खास भरोसा तो है नहीं। मेरे जितने भी लोग थे ना तुमने उन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया, अब तुम कंपनी में क्या कर रही हो क्या नहीं मुझे क्या पता। बस हाँ एक चीज को याद रखना कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया किसने है, तुम बिल्कुल ही टैलेंटलेस थी, आखिर तुम्हें सीईओ बनने के काबिल बनाया किसने, तुम्हारा ये स्टेटस तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया किसने है। और अगर तुम्हें सब कुछ याद रहेगा ना तो शायद तुम हमारी ली फैमिली को कभी भी धोखा नहीं दोगी, और फिर भी अगर तुम उस कुतिया जुई की तरह मुझे धोखा देती हो ना
तो याद रखना वो कुतिया जूई तो बच गई, लेकिन तुम नहीं बचोगी। तुम्हारा अंजाम मैं इतना बुरा करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो इसी वजह से अगर तुम्हारे दिमाग में धोखा देने का कोई ख्याल भी हो ना, तो उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल देना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी कियान बोल रही होती है, हाँ यंग मास्टर, मैं ना आपके लिए बिल्कुल लॉयल डॉग की तरह काम करूंगी। जियामो बोल रहा होता है, यही तो दिक्कत है, तुम लोग डॉग्स ही तो हो, जहाँ ज्यादा बिस्किट मिलता है ना वहीं पे भाग जाती हो। कियान सोच रही होती है, मैं यहाँ पे ली फैमिली के लिए टोनी स्टार्क के सामने अपनी बॉडी तक को सर्व करने के लिए तैयार थी। जो जूही है वो मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही और हमेशा मुझे शक की नजरों से देखे जा रही है। जब भी वो मेरे को देख रही है ना, मुझे बहुत ही गंदे वर्ड्स बोल रही है और मुझे पर्सनली जूही बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं अभी जिन भी लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ ना, वो सभी के सभी मेरे दुश्मन है और जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करता। यंग मास्टर, या फिर तो आप बदल चुके हो या फिर शायद से यही आपकी रियलिटी है जो कि मैं देख नहीं पाई, और शायद से जूही ने ये देखा था जिसकी वजह से वो हमारे साथ में रह नहीं पाई। सीन चेंज होता है, मैं शंघाई के टोंगसन रिवेलिया का सीन दिखाया जाता है। गेट खोलते हुए झीलू बोल रही होती है, बदर टोनी और वांग आप दोनों वापस आ गए। वांग, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किसे किडनैप किया था? जब से मुझे पता चला कि तुम किडनैप हुई हो, मैं तो काफी घबरा गई। अब तुम्हें कोई भी मूवी वगैरह शूट करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम कभी जाती भी हो तो तुम मेरे साथ में चलोगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अभी बहुत ही भोली हो और अभी इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं हो, पर तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। तुम्हें पता है हम सभी कितने टेंशन में थे। वांग बोल रही होती है, झीलू मुझे माफ कर दो, मेरे को पता चल चुका है कि मैंने यहाँ पे कितनी बड़ी गलती करी है। अगर मैंने तुम्हारे और बदर की बात पहले ही मान ली होती ना, तो कभी ये दिक्कतें आती ही नहीं। झीलू बोल रही होती है, वांग तुम और बदर टोनी ना मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, तुम लोग को दूर जाते हुए ना मैं नहीं देख सकती। और बदर टोनी, आप तो मेरे शंघाई रहने के बाद मुझसे मिलने के लिए आए ही नहीं। आपको पता, झीलू ने आपको बहुत ही मिस करा। टोनी सोच रहा होता है आखिर लड़की करना क्या चाहती है, आखिर इतने क्यूटनेस को कौन रेजिस्ट कर सकता है। लास्ट टाइम जब सेंटियन ग्रुप आए थे ना, तो मेरे को लगा था कि आप मेरे से मिलने के लिए भी आओगे, लेकिन आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। आपको पता है मुझे ना इस चीज का बहुत ही बुरा लगा था। क्या अब आपको झीलू पसंद नहीं है क्या? टोनी बोल रहा होता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर तुम मुझे पसंद नहीं होते तो मैं यहाँ पे आ जाता ही क्यों? झीलू शायद से कोई और नहीं जानता होगा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए तुम्हारी क्या वैल्यू है। तभी शर्माते हुए वांग बोल रही होती है, बदर मैं जा रही हूँ अपना कमरा साफ करने के लिए, वैसे भी मुझे अपना रूम साफ किए हुए ना काफी सारा टाइम हो चुका है। टोनी सोच रहा होता है अभी ये जस्ट यहाँ पे आई है, इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए था और ये कमरा साफ करने के लिए चली गई। झीलू बोल रही होती है, बदर टोनी लड़कियां ना अपने कमरे को गंदा नहीं देख सकती। वैसे आपको पता है मैंने भी ना अपने कमरे के अंदर आपके लिए गिफ्ट तैयार कर रखा है। अगर आप मेरे साथ में वहाँ पे चलोगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आपके लिए क्या गिफ्ट तैयार किया है। आगे जो टोनी होता है वो रूम के अंदर आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, गिफ्ट कहाँ पे है झीलू, मुझे फटाफट से दिखाओ ना। वैसे ही मुझे लास्ट टाइम ना बहुत ही पहले गिफ्ट मिला था, सरप्राइज गिफ्ट से बेटर ना कुछ भी नहीं होता। तभी मौके का फायदा उठाते हुए झीलू गेट को लॉक कर देती है। कमरे में इधर उधर देखते हुए टोनी बोल रहा होता है, झीलू गिफ्ट कहाँ है? लगता है ये कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है बल्कि छोटा सा गिफ्ट है जो कि मेरे को दिख नहीं रहा। आखिर तुम मुझे कब तक वेट कराने वाली हो? वैसे तुम कौन सा परफ्यूम यूज करती हो? तुम्हारे कमरे में तो बहुत ही कमाल की स्मेल आ रही है। तभी झीलू बोल रही होती है, बदर टोनी एक बार इधर तो देखिए ना। तभी टोनी पीछे मुड़ते हुए काफी शर्मा जाता है। टोनी सोच रहा होता है आखिर लड़की कर क्या रही है। झीलू बोल रही होती है, बदर टोनी आपका गिफ्ट मैं हूँ, आपको ये गिफ्ट कैसा लगा? टोनी बोल रहा होता है, इससे अच्छा गिफ्ट ना हो ही नहीं सकता, ये मेरी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। ये बोलते हुए टोनी झीलू को किस कर लेता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांग को जो कि अपने कमरे से बाहर आ गई होती है। वांग सोच रही होती है अपना पूरे के पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, पक्का से झीलू और बदर ना एकदम नॉर्मल हो गए होंगे। इन लोगों की लबी डबी बातें सुनकर तो मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, लेकिन जैसे वो लिविंग रूम में आती है वो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वांग सोच रही होती है आखिर वो दोनों लोग चले कहाँ गए। तभी साइड से वांग को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वांग सोच रही होती है आखिर आवाजें कैसी है। जैसे ही वांग झीलू के कमरे के बाहर जाती है, उसे कमरे के अंदर सिस्टम की आवाज आने लगती है। शॉक्ड होते हुए वांग सोच रही होती है, क्या अंदर सिस्टम चल रहा है? क्या सच में बदर और झीलू इस लेवल तक पहुंच चुके हैं? मेरे को पहले लगा था ना कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नॉर्मली पसंद करते हैं, पर इन लोगों का रिलेशन तो काफी ज्यादा सीरियस हो गया। पर आखिर मुझे यहाँ पे इतना बुरा क्यों लग रहा है? एक तरफ वो इंसान है जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वहीं दूसरी तरफ वो इंसान जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। अगर ये दोनों एक साथ में भी आ रहे हैं तो इसमें क्या ही दिक्कत है? ऐसे में तो मुझे काफी ज्यादा खुश होना चाहिए था ना, क्योंकि मेरे दोनों ही फेवरेट लोग मेरे बहुत ही करीब रहेंगे। लेकिन आखिर मुझे यहाँ पे बुरा क्यों लग रहा है, मैं रो क्यों रही हूँ? अब मुझे खुद के ऊपर सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं चाह के भी अपनी फीलिंग्स को ना कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये सोचते हुए वांग वहीं पे बैठ के रोने लगती है।
आगे हम देखते रात हो गई होती है। वांग सोच रही होती है मेरे को बहुत ही पहले से पता है ना कि जीलू ब्रदर को काफी ज्यादा पसंद करती है। अगर ये चीज जीलू के बाकी किसी भी सिस्टर के साथ में हो रही होती ना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि ये सभी लोग ब्रदर को ना सच में काफी ज्यादा पसंद करती है। और आखिर मुझे यहाँ पे बुरा क्यों लग रहा है, मैं तो ब्रदर की बहन हूँ ना। अगर मैं सच कहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक झूठी हूँ जो कि सारी रियलिटी को छुपा के बैठी है। ब्रदर को लगता है कि मैं उनकी रियल सिस्टर हूँ, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं उनकी रियल सिस्टर नहीं हो सकती। असली रियलिटी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। और अगर वो मुझे अपनी सिस्टर मानते हैं तो मुझे किसी भी एंगल से धोखा तो नहीं दे रहे ना। यहाँ पे मैं ही हूँ जो ये गलतफहमियों का पहाड़ पाल के बैठी है। अगर मैं खुद को ऐसे ही रखूंगी तो मैं अपने ब्रदर और बाकी सारे करीबी लोगों को ना खो दूंगी। मुझे इस फीलिंग को ना अपने अंदर से हटाना होगा, वरना मेरे इस फीलिंग के चक्कर में ना मैं सब कुछ खराब कर दूंगी। आगे हमें अगले दिन संघाई यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। जीलू बोल रही होती है मेरी कमर में ना काफी दर्द हो रहा है, मेरे को तो आज यूनिवर्सिटी आने का मन भी नहीं था। वांग बोल रही होती है जीलू क्या हो गया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, आज सुबह तो तुम उठ भी नहीं रही थी। जीलू बोल रही होती है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जीलू सोच रही होती है जो वांग है ना वो सच में काफी भोली है। वांग बोल रही होती है वैसे जीलू तुम्हें पता है तुम ना आज काफी ज्यादा अलग दिख रही हो, नॉर्मल के मुकाबले ना तुम आज काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मैंने कल नोटिस नहीं किया था, क्या तुमने बीते कुछ दिनों में कोई ट्रीटमेंट वगैरह ली है क्या, आखिर तुम इतनी अच्छी कैसे लग रही हो। जीलू बोल रही होती है तुम्हें पता है मैं ना कल काफी थक गई थी और मुझे लग रहा था कि आज मैं कॉलेज जा पाऊंगी। अगर तुमने इंसिस्ट नहीं किया होता ना तो मैं कभी भी नहीं आती। वैसे अब उठने के बाद में ना मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। वांग सोच रही होती है जीलू को क्या हो गया, आखिर इतना शर्मा क्यों रही है। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है तुम वांग मैंग मैंग हो क्या। वांग बोल रही होती है हाँ क्या आपको मुझसे कुछ काम था क्या, वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी वो आंटी वांग को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है खुदे तुम्हें को पहचानेगी भी नहीं, पर तुझे नहीं पता कि तूने मुझसे क्या छीना है, और तूने मुझसे जो भी कुछ छीना है ना उसका हिसाब मैं बराबर करने के लिए आई हूँ। मैंने सुना है कि तू इसी कॉलेज में पढ़ती है और तूने भोले होने का ना एक बहुत ही अच्छा नकाब पहन रखा है सभी के सामने। इन लोगों को भी तो पता चले कि तेरी रियलिटी क्या है, तू यहाँ पे क्या काम करती हो, इन लोगों के पीठ पीछे क्या काम करती है। तू जैसी लड़की को तो देख के मेरे को बहुत ही घिन आती है। आज यहाँ पे देख मैं तेरे कॉलेज के सामने ना तेरे क्या हाल करती हूँ। जीलू बोल रही होती आंटी अपने औकात में रहो, बिना किसी वजह किसी को दिन के उजाले में थप्पड़ मार देना और फिर उसके बाद में उसके बारे में नाम सना बातें करना, ये चीज ना आपका लेवल दिखा रहा है। वांग तो जानती भी नहीं है कि आखिर आप कौन हो और ना ही मैं आपको जानती हूँ, और उसके बाद भी आप पे बकवास की जा रही हो। आपको पता भी है कि आपने यहाँ पे किसके ऊपर हाथ उठाया है, अपनी खैर मनाना कि इसका भाई यहाँ पे नहीं है, वरना आपका हाथ ना अभी तक कट के गिर गया होता। और अगर आपने अपनी इन घटिया हरकतों को कंटिन्यू करा ना तो फिर मेरे को भी एक्शन लेना होगा, और मेरा विश्वास करो अगर मैंने एक्शन लिया ना तो फिर तुम पक्का से नहीं बचोगी। वो आंटी बोल रही होती है कुतिया कही कि तू मेरे को धमकी दे रही है, अगर तेरे को पता चलेगा ना कि तेरी इस दोस्त ने मेरे बेटे के साथ में क्या किया है तब तुझे ही पता चलेगा कि आखिर तू कौन सी घटिया लड़की के साथ में घूमती है, और आखिर मैं भी यहाँ पे क्या ही सोच रही हूँ। एक घटिया लड़की का साथ एक घटिया लड़की ही दे सकती है ना। मेरे बेटे डू सावई ने ना इस घटिया लड़की को अपने मूवी के अंदर काम करने का मौका दिया था, वो तो बेचारा भोला था, वो इस लड़की को ना स्टार बनाने वाला था, लेकिन आखिर इसने क्या किया, इसने इसको ड्रिंक करा के उसको जान फंसाने का ट्राई करा और सिर्फ इसी की वजह से मेरा बेटा मारा गया। मुझे नहीं पता कि इसने उसको मारा या फिर इसने किसी को बुला के उसको मरवाया है या फिर मेरा बेटा कैसे मरा, लेकिन उसके पीछे का रीजन तो यही लड़की है, क्योंकि अगर ये उसको लेके नहीं गई होती ना तो मेरा बेटा कभी मरा ही नहीं होता। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने गुस्से में हूँ। अभी तक ये लड़की बची हुई है, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, अब जो मैं करने वाली हूँ ना वो देखने लायक होगा। और तुम बोल रहे हो कि इसका भाई कोई बहुत ही बड़ा तोप है, वो कोई प्रेसिडेंट तो नहीं है ना जिसको भी बुलाना है बुला लो। मैं भी यहीं पे खड़ी हूँ, देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से ना अपने बच्चे को दफन किया है, जब तक मैं इस कुत्ते को पनिश नहीं कर देती ना मैं शांति बैठूंगी। इसने मेरे बेटे को मारा है ना, मैं इसको जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। वांग सोच रही होती है अच्छा ये डू सावई की मॉम है, पर आखिर वो मर कब गया। मुझे याद है कि उसने पार्टी के अंदर मुझे ड्रंक कर दिया था, उसके बाद शायद से मैं किडनैप हो गई थी। मुझे क्लियरली पता है कि डू सावई के मरने में ना मेरा कोई भी हाथ नहीं है। ये आंटी बिना किसी वजह के मेरे को ब्लेम कर रही है। शावई की मॉम बोल रही होती है गार्ड्स आके तुम्हें पे कौन सा तमाशा देख रहे हो, फटाफट से जाओ जाके इस कुत्ते को पकड़ लो, इससे पहले कि ये यहाँ से भाग जाए। मैं इसको पुलिस के हवाले तो करूंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं इसको सबक सिखाऊंगी, और मैं इसको इस हद तक सबक सिखाऊंगी ना कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचे। तभी जो गार्ड्स होते हैं वो वांग को पकड़ लेते हैं। वांग बोल रही होती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मेरे को जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम लोग यहाँ पे मेरे को गलत समझ रहे हो। शावई की मॉम बोल रही होती है आज यहाँ पे सभी के सामने इसको पनिश करने के बाद मैं ना पुलिस स्टेशन लेके चलेंगे, फिर इसको जिंदगी भर के लिए वहाँ पे लॉक करवा देंगे। इसको भी पता चलना चाहिए ना कि डू फैमिली के इकलौते वाइस को मारने की सजा क्या होती है। ये सब कुछ देख के वहाँ पे सारे बंदे काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं।
पहली लड़की बोल रही होती है तो हमारी यूनिवर्सिटी की वांग मैंग है ना। मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले डू सावे की प्रोड्यूस मूवी में काम करने के लिए गई थी और डू सावे की जो मौत हुई है ना उसके अंदर भी इसका कोई हाथ है। दूसरी लड़की बोल रही होती इसकी शक्ल देखो ना कितनी भोली है पर अंदर से कितनी खतरनाक है। इसने डू फैमिली के वारिस को मार डाला। अब उसकी मॉम ने इसे बदला लेने के लिए आई है। अब तो ये लड़की पक्का से नहीं बचेगी। तभी वहाँ पे खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता सिर्फ वो सिर्फ डू फैमिली ही नहीं बल्कि ली फैमिली भी इसको नहीं छोड़ेगी। जो डू फैमिली के पैट्रियार्क है ना उसके भाई का नाम है ली वांगचुंग जो कि ली फैमिली का लीडर है। इनके कनेक्शन इतने बड़े हैं ना कि वांग की लाइफ तो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।